ई लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन 12th में है। तो पहले बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन है क्या। पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ठोस पदार्थों के पृष्ठों, उनकी प्रकृति तथा उन पर संपन्न होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों के पृष्ठों की प्रकृति और उन पर संपन्न होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ रसायन बोलते हैं। तो जो संक्षारण है वो इनमें एक मुख्य घटना है इसको हम नोट कर सकते हैं डेफिनेशन के लिए। इसके बाद अगली चीज आती है अधिशोषण। पहले अधिशोषण है कैसे समझते हैं। अधिशोषण एक महत्वपूर्ण घटना है और एक ठोस की सतह पर उपस्थित असंतुलित आणविक बलों के कारण यह अस्तित्व में आती है। तो जो अधिशोषण है, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसे पहले समझते हैं क्या। जैसे हम देखते हैं कपड़ों में धूल जमा हो जाती है, कपड़ों में जब धूल जमा हो जाती है, और ऐसे ही क्या देखते हैं हम वस्त्रों में रंग लग जाता है जब, इसी प्रकार से प्लेटिनियम या प्लेटिड धातु जो है उनकी सतह पर हाइड्रोजन जमा हो जाता है। तो ये सब उदाहरण किसके हैं, अधिशोषण के। तो अधिशोषण है कैसे समझते हैं, एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की सतह पर अस्थायी रूप से एकत्र हो जाना। ये तो हमें सामान्य घटना ये पता है, इसी को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। जैसे कपड़ों में मिट्टी का जमा हो जाना, अर्थात कपड़ों में धूल लग जाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। एक पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना को क्या कहते हैं, हम अधिशोषण कहते हैं। जैसे वस्त्रों का किसी रंग में रंगना या वह कपड़ों में धूल का जमना। इस प्रकार और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे सक्रिय चारकोल की सतह पर अमोनिया या ब्रोमीन का जमा होना बोल सकते हैं इसका उदाहरण। जो अधिशोषण है ये एक पृष्ठीय घटना है। जो अधिशोषण है ये एक पृष्ठीय घटना है। यह ठोस और द्रव पदार्थों की सतह पर उपस्थित असंतुलित आणविक बलों के कारण उत्पन्न होती है। इसे अगर हम चित्र से समझना चाहें तो एक चित्र ये ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, ये यहाँ थे, ये पृष्ठ में चिपक गई, ये किसका है, ये द्रव का है, और जो दूसरा है वो ठोस का है। इसी प्रकार से समझ सकते हैं। अगली चीज आती है अधिशोषक। तो अधिशोषक क्या है, किसी पदार्थ की सतह पर, कोई पदार्थ है उसकी सतह पर अन्य पदार्थ जमा होता है, उसे अधिशोषक कहते हैं। और जो जमा होने वाले पदार्थ को अधिशोषक कहा जाता है। जो जमा हो रहा है उसे अधिशोषित, और पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ जमा हो रहा है उसे हम अधिशोषक कहते हैं। तो यदि अमोनिया चारकोल की सतह पर जमा होती है तो चारकोल को अधिशोषक और अमोनिया गैस को अधिशोषक कहेंगे। यहाँ पर हम इसे नोट कर सकते हैं। जिस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। अगली चीज इसमें आती है अवशोषण। क्या होता है, अभी हमने अधिशोषण अधिशोषक पढ़ा, यहाँ अधिशोषण पढ़ा, ये अवशोषण है। पहले ये होता है कैसे समझते हैं। जब एक अधिशोषक पढ़ा, जब एक अधिशोषक को एक अधिशोषित के संपर्क में लाया जाता है, जब हम अधिशोषक को अधिशोषित के संपर्क में लाएंगे तो अधिशोषित जो अणु है वो अधिशोषक अभ्यंतर में प्रवेश करते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अर्थात अवशोषण कहते हैं इसे। जैसे जैसे आपको इसकी करेक्ट डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो क्या बोल सकते हैं, वह घटना जिसमें अधिशोषक के अभ्यंतर में प्रवेश कर अधिशोषक के संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं इसकी, ये इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ पर को। अगली चीज इसमें आती है अधिशोषण अवशोषण के उदाहरण और इनमें अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और बोर्ड में भी ज्यादातर आता है। तो पहले इनके उदाहरण समझते हैं, फिर इनके अंतर भी समझेंगे। जैसे स्टार्च द्वारा आयोडीन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो इसका उदाहरण हो गया। अब इसके बारे में अंतर अभी बाद में और पढ़ेंगे, पहले इनके बीच में जो अंतर है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला अंतर तो हमेशा इनकी परिभाषा से निकल जाता है। पहला अधिशोषण है, आपको अवशोषण लिया, इनके बीच में अंतर। जो एक पृष्ठ घटना है हमने पढ़ी थी, अधिशोषित केवल अधिशोषक की सतह पर ही एकत्र होता है, परंतु ये क्या है, ये पृष्ठ घटना, ये क्या है, अंतरंग घटना है। इसमें अधिशोषण के अभ्यंतर में प्रवेश कर समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ सतह पर एक हो रहा है, यहाँ पर को कहाँ हो रहा है, अभ्यंतर में हो रहा है। और इसमें दूसरी चीज आई, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित का सांद्रण अभ्यंतर में सांद्रण से भिन्न होता है। यहाँ भिन्न होता है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ समान होता है। इसी प्रकार तीसरा, यहाँ समान होता है, यहाँ समान नहीं होता। प्रारंभ में अधिशोषण की दर अधिक होती है
और साम्य स्थापित होने पर धीरे धीरे जो अधिशोषण है पहले ज्यादा होता है और धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन जो अवशोषण है इसमें समान दर से होता है। तो इससे कुछ उदाहरण लिखे हैं, आपको नोट कर सकते हैं। जैसे सक्रिय चारकोल द्वारा ब्रोमीन का अधिशोषण, जो सक्रिय चारकोल होता है उसके द्वारा ब्रोमीन का अधिशोषण हो गया, या सिलिका जल द्वारा जल का अधिशोषण हो गया। तो ये तो इन दोनों के बीच कुछ मुख्य अंतर थे, ये अंतर एग्जाम में आते हैं। इसी में आगे चीज आती है शोषण। तो ये है क्या, अनेक बार अधिशोषण और अवशोषण प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। अधिशोषित अणु केवल अधिशोषित की सतह पर एकत्र नहीं होते, सतह पर एकत्र नहीं होते, जहाँ पर सतह पर एकत्रित नहीं होते हैं, परंतु कहाँ एकत्र होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, उसके अभ्यंतर में स्थित हो जाते हैं। तो अभ्यंतर में स्थापित हो जाते हैं, अभ्यंतर में जो प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकरण में क्या होता है, अधिशोषित और अवशोषित पदार्थों की मात्राओं का निर्धारण करना क्या होता है, कठिन होता है। इस प्रकार की घटना को वर्णित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शोषण यूज करते हैं। शोषण जो शब्द है ये यूज करते हैं। और इस प्रकार शोषण उस घटना को कहा जाता है जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों घटनाएं साथ साथ, ऐसी घटना जिसमें अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, शोषण बोलेंगे। जैसे क्या होगा, प्लेडियम को हाइड्रोजन के साथ संपर्क, जो प्लेडियम होता है उसे हम अगर हाइड्रोजन के साथ संपर्क में लाते हैं तो अधिशोषण और अवशोषण प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, शोषण बोल दिया। तो यहाँ से इसका उदाहरण हो गया, प्लेडियम को जब हाइड्रोजन के संपर्क में लाया जाता है, प्लेडियम और हाइड्रोजन का संपर्क जब लाते हैं तो उसका उदाहरण ये हो गया। इसके बाद अगली चीज आती है धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये होते क्या है, जब अधिशोषित का सांद्रण अधिशोषक के अभ्यंतर की अपेक्षा उसकी सतह पर, जब सतह में अधिक होगा, जब सतह में अधिक होगा तो वो क्या होगा, धनात्मक अधिशोषक होगा। और जब अधिशोषित का सांद्रण अधिशोषक के अभ्यंतर की तुलना में इसकी सतह पर कम होगा। अगर सतह में कम होगा तो इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। अगर सतह पर अधिक होगा तो उसे धनात्मक कहेंगे। तो धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषित क्या हो गए, जब सतह पर ज्यादा होगा तो धनात्मक और सतह पर कम होगा तो ऋणात्मक हो गया। अगली चीज इसमें आती है विशोषण। किसी अधिशोषक की सतह से किसी अधिशोषित को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। जो अभिक्रिया, जो अधिशोषण प्रक्रिया का क्या है, उत्क्रम है। ये विशोषण क्या है, जो अधिशोषण प्रक्रिया थी उसका उत्क्रम है। अगली चीज आती है इसमें अधिशोषण की ऊष्मा, अधिशोषण की एंथैल्पी। तो ये है क्या, अधिशोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसे लिख सकते हैं यहाँ पर को, ऊष्माक्षेपी। जो अधिशोषण है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित के 1 मोल की अधिशोषण प्रक्रिया में निहित एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाती है, उसकी अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है। अधिशोषण की एंथैल्पी क्या है, किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित के 1 मोल की अधिशोषण प्रक्रिया में निहित एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाती है, अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है। जैसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण की ऊष्मा भी कहते हैं। अब अगली चीज आती है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो जो भौतिक अधिशोषण है ये है क्या, और रासायनिक ये क्या है। तो जो अधिशोषण होते हैं, अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक हो गया। इसमें इनके बीच में और पार्ट भी आते हैं। तो पहले बात करते हैं भौतिक अधिशोषण। यदि अधिशोषण प्रक्रिया में निहित अणुओं को सतह से आबद्ध करने वाले बल दुर्बल वंडरवॉल बल है तो अधिशोषक को क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण बोलेंगे। या क्या बोलते हैं इसे, वंडरवॉल अधिशोषण भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्या आता है, इसी प्रकार दूसरा आता है इसमें रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, जब गैस के अणु अधिशोषक की सतह पर प्रबल संयोजकता वाले बंध द्वारा, जब प्रबल संयोजकता वाले बंध से होंगे द्वारा आबद्ध होंगे तो इस प्रकार के अधिशोषण भी कहेंगे हम रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। इसमें एक और चीज आती है अधिशोषण समदाबी वक्र। जो अधिशोषण समदाबी वक्र है, भौतिक अधिशोषण के लिए क्या होगा और रासायनिक के लिए क्या होगा, ये हम एक ग्राफ खींचते हैं इनके बीच में। तो इसमें आपको ले लेते हैं, ये ले रहे हैं, ये क्या है, ये स्थिर दाब पर x क्या है, अधिशोषण पदार्थ का मान है, अधिशोषक पदार्थ का मान, और ये क्या है, अधिशोषक पदार्थ का मान। तो इसे हम यहाँ को ले लेते हैं ऊपर को, और इधर को हम यहाँ लेते हैं टेम्परेचर ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये क्या है, भौतिक अधिशोषण के लिए, भौतिक के लिए। तो भौतिक के लिए इस प्रकार से आता है ये। तो जो ये कर्व है, जो ये वक्र है, इसे क्या बोलते हैं हम, अधिशोषण समदाबी वक्र बोलते हैं। ये किस किस के बीच में,
एक्स अपॉन एम, और यहाँ टेम्परेचर। एक्स अपॉन क्या है बताया ना, एक्स क्या है अधिशोषित पदार्थ का द्रव्यमान, और एम क्या है अधिशोषक पदार्थ का द्रव्यमान। इनके मध्य क्या है ग्राफ है, जो ग्राफ है इसे क्या बोलते हैं अधिशोषण समदाबी वक्र। तो इसी प्रकार से हम एक और लेते हैं यहाँ पर को, इसमें भी यहाँ को एक्स अपॉन एम ले गए यहाँ पर को, और यहाँ को टेम्परेचर आ गया। तो इसका वक्र ये किसका है, ये रासायनिक के लिए है, रासायनिक अधिशोषण के लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण समदाबी वक्र एग्जाम में आया। तो हम क्या बनाएंगे, ये क्या होता है, ये पहले उठता है फिर और स्लो फिर नीचे आ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा, इसमें अचानक से नीचे, इसमें पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो ये किस बीच में, ये भी एक्स अपॉन एम और टेम्परेचर के बीच में लेंगे। तो इसे बोलेंगे रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण समदाबी वक्र, और ये भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण समदाबी वक्र हो गया। अगली चीज इसमें आती है अधिशोषण समतापी। स्थिर ताप और या इसे बोल सकते हैं हम सीधे, स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक की निश्चित मात्रा द्वारा अधिशोषित पदार्थ की मात्रा तथा साम्य दाब पर अथवा साम्य सांद्रण के मध्य संबंध को प्रायः एक गणितीय व्यंजक में निरूपित करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो अधिशोषण की व्याख्या करने के लिए हमने क्या किसकी यूज होती है, पहली होती है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी का यूज होता है यहाँ पर को। तो पहले हम पढ़ते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। तो बात करते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की। ये होता क्या है, स्थिर ताप पर अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा और साम्य दाब के मध्य जो संबंध होता है जिसे हम व्यक्त करते हैं, उसके फ्रेंडलिक ने एक आनुभाविक समीकरण के रूप में दिया था। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी बोलते हैं। इसे हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, इसे हम ऐसे निरूपित कर सकते हैं, बराबर के पी की बार 1/n। अब यहाँ पर को एक्स क्या है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक्स क्या है अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है, जो एक्स है अधिशोषित गैस का द्रव्यमान, और एम क्या है अधिशोषक का द्रव्यमान है, और पी क्या है साम्य अवस्था में गैस का दाब है, और के और एन है, जो के और एन क्या है स्थिरांक है, जिनके मान अधिशोषित गैस की प्रकृति और अधिशोषक की प्रकृति के ताप पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर को हम इसमें हम देखते हैं एक्स अपॉन एम और पी के मध्य आरेखित ग्राफ खींचते हैं। एक्स अपॉन एम हो गया एक, एक्स और एम क्या थे सब बताए अभी, और इस प्रकार पी और इनके बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो हम जब ग्राफ खींचेंगे तो ले लेते हैं आपको, तो इधर क्या ले लिया नीचे, यहाँ पर को पी आ गया, और ऊपर को ले लेते हैं एक्स अपॉन एम ले लेते हैं ऊपर को। तो जब हम इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ अचानक से बढ़ता है इस प्रकार से। अब इसकी कुछ सीमाएं आई थी, जो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी है, इसकी कुछ सीमाएं थी। तो ये क्या है, पहला तो ये आनुभाविक है, ये आनुभाविक समतापी है, इसकी कोई सैद्धांतिक पृष्ठभूमि नहीं है, और एन और के मान, जो एन और के के वास्तविक अर्थों में स्थिरांक नहीं, जो एन और के थे ना आपको, ये वास्तविक अर्थों में स्थिरांक नहीं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। और जो अधिशोषण समतापी प्रक्रिया है, समतापी अधिशोषण प्रक्रिया है, ये बल गति की व्याख्या करने में असमर्थ है, जो बल गति की है इसकी व्याख्या नहीं कर पाती है। अगली और इम्पोर्टेंट चीज आती है इसमें उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाओं की गति किसी विशिष्ट पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में उपस्थित होने से प्रभावित हो सकती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इनकी जो गति है वो उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरण पद को सर्वप्रथम बर्जिलियस ने 1836 में प्रयोग किया था। हम उत्प्रेरक को पहले पढ़ते हैं, उत्प्रेरक है क्या। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में व्यतीत हुए बिना उसके वेग को प्रभावित कर देते हैं तथा प्रक्रिया के अंत में इनकी बनावट तथा भार में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जो उत्प्रेरण होते हैं दो प्रकार के उत्प्रेरण होते हैं, जो दो प्रकार के होंगे, एक धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण किन्हें कहेंगे, वे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है, जो उत्प्रेरक होते हैं वे अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी देते हैं। अब जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे, और जो अभिक्रिया की गति को घटा देंगे उन्हें क्या बोलेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे। तो इसी प्रकार पहले देखते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण लेते हैं, जैसे MnO2 लेते हैं यहाँ पर हम। MnO2
MnO2 की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, जो MnO2 है इसकी हम थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड का विघटन ताप पर तीव्र गति से होता है। जो पोटेशियम क्लोराइड का विघटन है कम ताप पर तीव्र गति से होता है। अर्थात जैसे रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर 2KClO3 ये लिख लिया, यहाँ पर क्या रख दिया, ये क्या है उत्प्रेरक, यहाँ पर आया हमेशा MnO2 आ गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2KCl + 3O2। तो कहने का मतलब क्या है, MnO2 आ गया ना, MnO2 के आने से क्या हो रहा, विघटन कम ताप पर तीव्र गति से हो रहा, कम ताप में भी तीव्र गति से हो जा रहा, जैसे नोट कर सकते हैं। तो आता है कभी कभी इनके उदाहरण, तो ये क्या है धनात्मक उत्प्रेरक का है। ऐसे एक ऋणात्मक का लेते हैं, ऋणात्मक में क्या होगा, ऋणात्मक में क्या होगा, वो जो अभिक्रिया की दर को घटा देंगे, तीव्रता को घटा, तीव्रता नहीं होगी यहाँ पर क्या होगा, वेग को घटा देंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे। जैसे वायु के द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराए जाने पर अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक की कार्य, अल्कोहल है जो क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह का कार्य करता है। अब जो सॉल होते हैं, द्रव स्नेही सॉल और द्रव विरोधी सॉल, तो इनके बारे में बात करते हैं। जो द्रव स्नेही होते हैं ना, स्नेही, यहाँ को विरोधी, द्रव के विरोधी हैं, ये स्नेही है। स्नेही है तो क्या होंगे, जल में अत्यधिक जल योजित होते हैं, ये अत्यधिक जल योजित होते हैं। जो द्रव विरोधी सॉल होते हैं ये जल योजित नहीं होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, द्रव स्नेही क्लोराइड को प्रक्षेपण माध्यम में विडोलित कर इन्हें आसानी से हम प्राप्त कर, कैसे, द्रव स्नेही क्लोराइड को प्रक्षेपण माध्यम में विडोलित कर इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो द्रव विरोधी सॉल हैं, इन्हें द्रव विरोधी क्लोराइडों के प्रक्षेपण माध्यम में विलोडित कर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इन्हें केवल विशिष्ट विधियों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो द्रव स्नेही सॉल होते हैं, इनका पृष्ठ तनाव प्रक्षेपण माध्यम की तुलना में कम होता है, इनका कम होता है, और इसमें इनका पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर का होता है। तो इसमें कणों पर बहुत कम या शून्य आवेश होता है, यहाँ शून्य आवेश या बहुत कम, ना के बराबर आवेश होता है, किसमें, द्रव स्नेही सॉल में। लेकिन जो द्रव विरोधी है इसमें कितना होता है, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। अगली चीज आती है साबुन के विलयन में मिसेल का निर्माण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार लगभग पेपर एग्जाम में आता है। तो ये होता क्या है, सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले साबुन जो होते हैं वो उच्च वसीय अम्लों से, जो साबुन होते हैं उच्च वसीय अम्लों से, जैसे क्या क्या होते हैं, पामिटिक अम्ल क्या हो गया, C15H31COOH, और स्टीयरिक अम्ल वो क्या होता है, C17H35COOH, तो इत्यादि के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला साबुन C17H35COONA होता है, C17H35COONA है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। साबुन को RCOONA से प्रदर्शित करते हैं, साबुन को किससे प्रदर्शित करते हैं, RCOONA के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ पर R क्या है, लंबी श्रृंखला वाला एल्किल समूह, जो R है ये लंबी श्रृंखला वाला एल्किल समूह को शो करता है। साबुन को जब पानी में घोला जाता है तो आयनीकृत होकर क्या देता है, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव देता है। तो RCO जो नेगेटिव है, जो ये RCONA नेगेटिव है, आयन के दो भाग, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R तथा पोलर समूह COO नेगेटिव होते हैं। अब इसके भी R और CO नेगेटिव अलग अलग होंगे, तो इसे हम नीचे देखेंगे अभी। यहाँ आपको देखते हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन अवशेष R है, जो ये R यहाँ पर को लिखेंगे, यहाँ पहुँच जाए, तो R जो है जल विरोधी होता है, जो R है ये जल विरोधी होता है, जबकि CO नेगेटिव, जो CO नेगेटिव है ये क्या होता है, ये समूह जल स्नेही है और ये जल विरोधी है। तो यहाँ पर से RCOO जो RCOO नेगेटिव है, ये आयन क्या हो जाते हैं इसके, एक तो ये हो जाता है माइनस, ये एक तो ये हो जाएगा CO नेगेटिव हो जाएगा, समूह क्या हो जाएगा यहाँ पर को एक दूसरे से दूर रहने की प्रवृत्ति हो जाएगी यहाँ पर, तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। और जबकि जो R है, जबकि R समूह, जो ये R समूह है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समीप यहाँ पर आकर गुच्छ बनाते हैं, गुच्छ के रूप में एकत्रित होते हैं। इससे क्या होता है, मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल का निर्माण कैसे होता है, विभिन्न जो RCO नेगेटिव हैं, इन आयनों के जो CO नेगेटिव है, इनके समान आवेश के होने के कारण एक दूसरे से दूर दूर होने की प्रवृत्ति होगी। जब दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, R समूह एक दूसरे के पास आके क्या कर लेंगे,
एक गुच्छ ग्रुप में रह जाएंगे, तो इस कारण क्या हो जाएगा, मिसेल का निर्माण हो जाएगा। इस कारण मिसेल का निर्माण हो जाएगा। इसे आप समझते हैं कैसे हुआ, तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये क्या है, ये ऋणावेश है, इनके साथ क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ गया। तो ये क्या है, इस आकृति क्या बोलते हैं, RCO नेगेटिव के संगुणन द्वारा मिसेल का निर्माण हो रहा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिल गया, तो ये क्या हो गया, मिसेल का निर्माण। ऐसा होता है मिसेल। तो इस प्रकार साबुन का एक मिसेल एक ऐसा ऋणावेशित कोलाइडी कण है। क्या है, ऋणावेशित कोलाइडी कण है, जिसमें क्या होता है, CO नेगेटिव समूह स्तर पर गोलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं, ये गोलाकार रूप में व्यवस्थित हैं। और जबकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं केंद्र की ओर, जो हाइड्रोकार्बन जो ये थी अभी ना, श्रृंखलाएं कहाँ की ओर हो रही है, केंद्र की ओर आकर्षित, केंद्र की ओर केंद्रित हो रही है। मिसेल की सतह पर उपस्थित CO नेगेटिव समूह Na आयनों द्वारा घिर जाते हैं। ये जो ये है, ये किससे घिर गए, सब Na से तो घिर गए, ये सब किससे घिर जाते हैं, Na से घिर जाते हैं, जो मिसेल को विलयन के भीतर खींचने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो कहाँ को खींच रहे हैं, अंदर को खींच रहे हैं। तो एक मिसेल में 100 या 100 से अधिक अणु उपस्थित हो, जो एक मिसेल है इसमें कितने हो सकते हैं, 100 या 100 से अधिक अणु उपस्थित हो सकते हैं। अगली चीज आती है ब्राउनियन गति। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ब्राउनियन गति क्या है कभी, तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण एक महत्वपूर्ण गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ब्राउनियन गति बोलते हैं। तो कोलाइडी विलयन में जब अति सूक्ष्म गति द्वारा जब हम कोलाइडी विलयन को देखते हैं, तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन में गति। जिगजैग मोशन का मतलब क्या है, टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। तो जो टेढ़े मेढ़े गति करेंगे तो उससे क्या होगा, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, ब्राउनी गति बोल रहे हैं। तो जैसे एक ये कण यहाँ पर से यहाँ को गया, फिर यहाँ से यहाँ चले गया, फिर यहाँ से यहाँ चले गया, मतलब ये निश्चित गति नहीं है इसकी, कहीं को भी मुड़ सकता है वो। तो ये क्या है, यही ब्राउनियन गति है। तो इसे हम बोल कैसे सकते हैं, ये इस गुण की खोज वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, 1827 में की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने पानी में निलंबित परागकणों में सर्वप्रथम टेढ़ी मेढ़ी गति को देखा। टेढ़ी मेढ़ी गति हो रही ना, ये कण कहीं को भी आ सकते हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी गति को उन्होंने देखा, तो खोजकर्ता के नाम पर इसे ब्राउनियन गति कह दिया। ब्राउनियन गति कह दिया। इसे हम कैसे बोल सकते हैं, कोलाइडी विलयन के परिक्षेपण माध्यम में। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, कोलाइडी विलयन के परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी जो गति है, इसे क्या बोल रहे हैं, ब्राउनी गति बोल रहे हैं। अब ब्राउनी गति तो हमने बोल दी है, होती क्यों है, सवाल ये भी तो बना कि ब्राउनी गति के कारण क्या है। तो इसके कारण के बारे में बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डिस्कशन लिख सकते हैं। कोलाइडी कणों पर गति करते हुए परीक्षण माध्यम में असमान प्रहारों के कारण उत्पन्न गति हुई, उसे क्या बोला हमने, ब्राउनियन गति बोला। परिक्षेपण माध्यम के अणु गति करते हुए सभी दिशाओं में लगातार टकराते हैं, मतलब गति करें तो कहीं भी टकरा सकते हैं। तो टकराने से क्या होंगे, कोलाइडी कणों में गति आ जाएगी। जब टकराए तो इनमें क्या आई, गति आई। तो कणों पर होने वाली टक्कर असमान होती है, मतलब कि समान टक्कर नहीं है, असमान टक्कर है। तो इस कारण कोलाइडी कण किसी विशेष दिशा में गति करते हैं। जैसे ही ये कण किसी निश्चित दिशा में गति करता है, तो वैसे ही किसी माध्यम में किसी टकराता है और मुड़ जाता है। तो जिससे क्या होती है, इनमें गति उत्पन्न हो जाती है। यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है, तो ये क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। जो कोलाइडी कणों का आकार अगर हम बढ़ाते हैं, तो ब्राउनी गति का मान क्या हो जाएगा, कम। अब जैसे हमने बड़ा कर दिया, इतने से किस चीज में देख रहे हैं, तो अगर हमने साइज बड़ा कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर इनका मान कम हो जाएगा, टकराएगा तो ऐसे आ जाएगा। यही कारण क्या है, निलंबन ब्राउनी गति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सॉल के स्थायित्व में ब्राउनी गति क्या है, एक महत्वपूर्ण, जो हमने सॉल पढ़े इतना भी द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, तो उसमें क्या है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्योंकि ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के कार्य पर गुरुत्व बलों का विरोध कर रही है, तो जिस कारण कोलाइडी कण क्या होते हैं, अवक्षेपित नहीं हो पाते। अगली चीज इसमें आती है टिंडल प्रभाव, इंपॉर्टेंट है। तो अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में जब तीव्रता से प्रकाश पुंजों को हम प्रवाहित करते हैं, तो इन किरणों के मार्ग में नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तथा दृश्यमान मार्ग में टिंडल कोण का जो दृश्यमान मार्ग है, उसे क्या बोलते हैं, टिंडल कोण बोलते हैं। तो सर्वप्रथम टिंडल को कब देखा गया, 1869 में देखा गया था। और टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा उत्पन्न होता है। अगली चीज इसमें आती है स्वर्ण संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है एग्जाम में। तो द्रविष्णीय कोलाइड की रक्षण क्षमता को स्वर्ण संख्या के रूप में निरूपित करते हैं। इसे हम परिभाषित कैसे करते हैं, किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में व्यक्त वह न्यूनतम मात्रा है जो 10 मिलीलीटर 10 ml स्वर्ण
में स्कंदन रोकने पर उस समय ठीक पर्याप्त होती है, जबकि स्वर्ण सॉल्ट में 10%, ये चीज याद रखने वाली, 10% सोडियम क्लोराइड के विलयन का 1% 1 मिलीलीटर मिलाया जाता है। अर्थात इसे नोट कर लेते हैं, तो इसे नोट कर सकते हैं। किसी रक्षी क्लोराइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में व्यक्त उसकी वह न्यूनतम मात्रा है जो 10 मिलीलीटर स्वर्ण सॉल्ट में स्कंदन रोकने पर उस समय ठीक पर्याप्त होती है, जबकि स्वर्ण सॉल्ट में 10% सोडियम क्लोराइड विलयन का 1 मिलीलीटर मिलाया जाता है।